लोग क्या पढ़ रहे थे? आर्थिक जीवन हो गया था ना। देखिए हर समाज के अपने अपने संगठन होते हैं, सामाजिक जीवन होता है, आर्थिक जीवन होता है, राजनीतिक जीवन होता है। हम लोगों ने पढ़ा कि सिंधु घाटी की सभ्यता के जो लोग थे, इनका सामाजिक संगठन क्या था, इनकी वेशभूषा थी कैसी थी, इनका रहन सहन क्या था और इनका आर्थिक जीवन क्या था। आर्थिक जीवन में हम लोगों ने देखा कि इनका जो मुख्य व्यवसाय था, कृषि के साथ साथ ये व्यापार पर भी ध्यान देते थे और पशु को भी पालते थे। तो पशुओं से भी इनका जो है आर्थिक जीवन चलता था, कृषि से भी चलता था और जो व्यापार करते थे उससे भी चलता था। और हम लोग तो विशेषता पढ़ना क्या है, धार्मिक जीवन अगली हेडिंग रहेगी। कौन सी, पांचवी है कि चौथी है? पांचवी। धार्मिक जीवन लिखिए इसमें, धार्मिक जीवन में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वृक्ष पूजा, पशु पूजा, शिव की पूजा, मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा, जल पूजा, सूर्य पूजा, नाग पूजा, नाग मतलब सांप पूजा, आदि का आदि का नहीं, आदि को ले आओ आदि को पूजते थे। आदि को पूजते थे। देखिए उस समय के धार्मिक, लिखना नहीं है, अब देखिए धार्मिक जीवन में देखिए किसी पूजा होती थी, जल पूजा, सूर्य पूजा, नाग की पूजा, पेड़ों की पूजा। आज भी हम लोग किसी पेड़ की पूजा करते हैं, किसकी? नीम की, पीपल। सबसे जो हिंदू धर्म का जो सबसे पवित्र पौधा माना जाता है, पेड़ माना जाता है, पीपल का माना जाता है। कहा जाता है कि पीपल का को काटना भी इस तरह है ना, कुछ काम होते हैं। तो ये सब चीज़ें उसी समय से कि जैसे कोई चीज़ जब हम लोग जिसकी पूजा करने लगते हैं उसको हम पवित्र मानने लगते हैं, जिसकी हम पूजा करते हैं उसको हम पवित्र मानने लगते हैं। और जैसे सूर्य की पूजा होती है, सूर्य को भी हम लोग पवित्र मानते हैं। क्यों? सूर्य शक्तिशाली है, सूर्य हमको ऊर्जा देता है सब कुछ। तो नाग को भी हम लोग नाग पंचमी में हम लोग दूध पिलाते हैं। तो ये जो परंपराएं धार्मिक जीवन में शुरू हुई, ये सिंधु घाटी सभ्यता में भी थी। मतलब जो साक्ष्य मिले हैं, जो प्रमाण मिले हैं, उसमें ये पाया गया कि धार्मिक जीवन इन लोगों का इस तरीके का था कि ये लोग वृक्ष की भी पूजा करते थे, नाग पूजा करते थे, जल की पूजा करते थे, सूर्य की पूजा करते थे। मतलब कि धार्मिक जीवन से ये परिचित हो चुके थे। धार्मिक जीवन से परिचित हो चुके थे। और
अगर हम मूर्ति पूजा की बात करें तो धीरे धीरे होता क्या है कि जैसे देखिए हमने आपको बताया था कि धर्म का जो उदय हुआ कैसे, कोई चीज़ पवित्र क्यों मानी जाती है, आप किसी चीज़ को महत्व क्यों देते हैं, जब उसका महत्व होता है आपके जीवन में। जैसे पहले जो क्या था कि जब व्यक्ति शिक्षित नहीं था, सभ्य नहीं था, तो उसको ये लगता था कि इस संसार में जितनी घटनाएं घट रही हैं, जितनी घटनाएं हो रही हैं, उसके पीछे कोई ना कोई अदृश्य कारण जरूर है, कोई ना कोई ऐसी शक्ति है जो हमको नियंत्रित करती है और हमारे ये पर्यावरण को क्या करती है, मैनेज करती है। भूकंप आता है, बाढ़ आता है, जो भी चीज़ें आती हैं, कोई शक्ति है और हम ये शक्ति क्या करती है, हमें इन अकालों से बचाती है। तो वह शक्ति, वह अदृश्य शक्ति चाहे जो हो, चाहे भगवान हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे कोई वस्तु हो, हमसे नाराज ना हो जाए, इसलिए हम उसकी क्या करते हैं, पूजा करते हैं। हम लोग पूजा मंदिर में क्यों जाते हैं, इसलिए ना कि भगवान क्या करें, हमारी भी थोड़ी सी सुन लें, हमारी भी नौकरी लगा दें, जो भी कुछ है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उस चीज़ को पूजने लगते हैं और उसको हम क्या करते हैं, बाकी सामान्य चीज़ों से उसको अलग कर देते हैं। यह पवित्र चीज़ है, यह पवित्र चीज़ है। अभी भी हम लोग देखते हैं गांव में जब कोई पूजा वूजा का सामान आता है तो उसको ऐसी जगह में नहीं रखा जाता, जैसे किचन विचन नहीं, जैसे कोई सामान आया तो आप किचन में ले जाकर रख दिए, लेकिन जब पूजा का सामान आता है तो लगा नहीं वहाँ नहीं रखना, बचा कर रखो, इसको अलग रखना है। क्यों, ये पवित्र है। चावल, वही चावल जिसको हम लोग किचन में बनाते हैं, चावल वही है, चावल बनाते हैं वो भात हो जाता है, हम लोग उसको खाते हैं। उसी चावल में जो हल्दी लगा दी जाती है तो क्या हो जाता है, अच्छत हो जाता है, और वो क्या हो जाता है, पवित्र हो जाता है। बाकी चावल से उसको अलग कर दिया जाता है, होता है ना। तो जो चीज़ें शक्तिशाली होती हैं, जो चीज़ हमारे जीवन में महत्वपूर्ण होती हैं, उसे हम लोग करते क्या है, पवित्र मान लेते हैं और उसको सामान्य चीज़ों से अलग कर देते हैं, चाहे वह व्यक्ति हो, वस्तु हो या कोई स्थान हो। ठीक, पैराग्राफ चेंज करिए। मृतक संस्कार, अगली हेडिंग रहेगी दाह संस्कार भी आप लिख सकते हैं। दाह लिखिए, दाह संस्कार। लिखिए इसमें सिंधु निवासी तीन प्रकार से मृतकों का अंतिम संस्कार करते थे। नंबर 1, पूर्ण समाधि। पूर्ण समाधि लिखिए। मृतक को जमीन में गाड़ दिया जाता था और वहीं उसकी समाधि बनाई जाती थी। दूसरा, आंशिक समाधि। आंशिक समाधि देखिए, इसमें मृतक शरीर को पहले
खुले में पशु पक्षियों का आहार बनाने के लिए छोड़ दिया जाता था, और बाद में उसके बचे हुए अस्थि को जमीन में दफना दिया जाता था। तीसरा लिखिए, दाह कर्म। दफना दिया जाता था। इसमें शव को जलाकर उसकी राख और अस्थियों को कलश में रखकर जमीन में गाड़ दिया जाता था। मतलब कि उस समय ये 3 प्रकार के से दाह संस्कार किया जाता था। तो इन तीनों में 2 आज भी प्रचलित है। क्यों स्वाति? 2 दाह संस्कार तो आज भी प्रचलित है। जैसे पहला पूर्व समाधि की बात हो गई, मुस्लिमों वगैरह वो देख ले तो उनको दफनाया जाता है। मृतक शरीर क्या करते हैं, ले जाकर दफना देते हैं। जो लास्ट वाला है ये हिंदू धर्म में होता है। जलाने के बाद जो राख होती है या जो भी थोड़ा सा बचता है उसको हम लोग क्या करते हैं, एक कलश में या एक कपड़े में जो भी हो ले आकर के उसको या तो गंगा में प्रवाहित कर दिया जाता है या तो उसको भी दफनाया जाता है। ठीक है, दफनाना प्रवाहित करना दोनों भी पवित्र चीज़ें हैं। तो लेकिन ये बीच की जो कंडीशन थी, सोचो कि मृत शरीर को पहले छोड़ दिया जाता था खुले में, पशु पक्षी क्या करते थे उसको अपना, उसके बाद जो कंकाल बचता रहा होगा वो गाड़ा जाए। कितना घृणित है ये। अभी हम कल देख रहे थे कि ईरान में एक रेप का आरोपी था, वहाँ की मैं सज़ा देख रहा था। वहाँ की जानती हो कैसे सज़ा देते हैं जो रेपिस्ट होते हैं? हमारे यहाँ तो बच जाते हैं, वहाँ इस तरीके का मतलब यौन संबंधी अपराध मुस्लिम देशों में बहुत कम है। ठीक, उसके कारण क्या है कि ऐसे अपराधों की वहाँ में जो सज़ा है बहुत तेज़ी से काम करती है, बहुत एक तरीके से अमानवीय तरीके की है। ठीक, अमानवीय मतलब क्या होता है, आप सऊदी अरब में जो सज़ा देते हैं क्या करेंगे, अगर पहले आपका जो धड़ है वो ज़मीन में गाड़ देंगे कि वह सिर दिखेगा और आपको तब तक पत्थर मारा जाएगा जब तक कि आप मर नहीं जाते हैं। एक सज़ा हो गई। ईरान और इराक में क्या करते हैं, आँख पे पट्टी बांध देंगे, पीछे आपका हाथ बांध देंगे और आगे से या पीछे से गोली मार देते हैं। 2 4 5 मतलब जब तक आप मर जाएंगे, 1 ही 2 गोली मर जाएंगी। तो ये त्वरित दंड है। और इस तरीके के दहशत की वजह से यहाँ वहाँ पर इस टाइप के अपराध जो हैं बहुत कम होते हैं। क्यों? क्योंकि ये सामने सामने दिखता कि नहीं, अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। हमारे यहाँ भारत में क्या होता है, पहले तो 4 नेता लग जाएंगे उसको बचाने के चक्कर में, जो रेपिस्ट होगा या जो इस टाइप का अपराध करता है उसको पूरी पार्टी लग जाएगी बचाने के चक्कर में।
फिर जब किसी तरीके से पकड़ में आएगा तो उसको पुलिस बचाने का प्रयास करेगी, पैसा लेके या जैसे भी है। फिर मामला धीरे धीरे तब तक क्या हो जाएगा, धीरे हो जाता है। उसके बाद मामला जाएगा कोर्ट में। फिर हम लोग क्या करते हैं, तारीख पे तारीख खेलते हैं, आज ये तारीख वो तारीख। जो पीड़ित व्यक्ति होती है, जो महिला होती है, जो लड़की होती है, अगर वो प्रबुद्ध है, प्रबल है, पैसे वाली है, तब तो ठीक है। अगर कहीं वो मध्यम परिवार की है, गरीब है, तब तो वो वहाँ तो लड़ नहीं पाती है। तो उनको सज़ा कुछ सांकेतिक तरीके की होती है और बाद में क्या करते हैं, जमानत में फिर छूट आते हैं। तो जब छूट आते हैं तो एक मिसाल बन जाता है दुनिया में। तो लोग कहेंगे अच्छा वो भी तो किया, तो छूट आया। तो इससे क्या होता है, लोगों का मनोबल बढ़ता है। जैसे अभी हम लोगों ने पिछले 4-5 महीनों से 2-3 न्यूज हम लोग देख रहे हैं व्हाट्सएप पे। मुस्कान ने काट पीट के ड्रम में भर डाला, ठीक है, और सोनम रघुवंशी ने पहाड़ी के नीचे उठे। और भी हमारे यहाँ की हमारे यहाँ भी ये घटना घटी थी, जो मार के टाइल्स के नीचे गाड़ के उसी पे सो रही थी, ठीक। तो इतना तो हम लोगों ने देखा, ठीक है, हम लोगों ने सीखा ये अच्छा ऐसे भी होता है। लेकिन उन लोगों को कि सज़ा मिली कि नहीं या क्या मिली, किसी ने जाना है, मिली ही नहीं। तो जाहिर सी बात है, अगर बैठो आराम से, अगर पहली बार जो घटना घटी थी, जो ड्रम में काट के भरा गया था, अगर उस लड़की को या जो भी इस तरह के काम किया हो, अगर उसको सज़ा मिली होती, तो जितना प्रचार उसके कृत्य का हुआ, उसके कार्य का हुआ, उतना प्रचार अगर उसको सज़ा का हुआ होता, तो शायद सोनम रघुवंशी वाली घटना ना घटी होती, या ये टाइल्स वाली घटना ना। सही बात बता रहे नहीं। हम लोग क्या करते हैं, सीख तो लेते हैं, अच्छा ऐसे हुआ था, अच्छा वो काट के ड्रम में भर देते, लाओ हम काट के इसको क्या करते हैं, टाइल्स के नीचे करा देते हैं। तो जब उसको कुछ नहीं हुआ तो हमको भी कुछ नहीं होगा। इससे क्या होता है, अपराध करने की जो प्रवृत्ति है हमारे यहाँ बढ़ जाती है। हम लोग उस अपराध को सीखने का प्रयास भी करते हैं। तो मेरे हिसाब से ऐसी चीज़ों को जो समाज में बिल्कुल ही अमानवीय कृत्य कार्य है, जैसे कि रेप करना, यौन शोषण, या महिलाओं के प्रति जितनी हिंसात्मक चीज़ें हैं, या और भी जो चीज़ें जो रेयरिस्ट टाइप में आती हैं, इनकी सज़ा को ऐसे ही करना चाहिए कि तुरंत सज़ा देनी चाहिए। हमारे यहाँ एक कोड बनी है, मैं आपके साथ बता दूँगी, ये FTC बताए थे, फास्ट ट्रैक कोर्ट। इसका गठन इसलिए किया गया था कि चूँकि अब सोचिए कि हमारे सुप्रीम कोर्ट में, जो हमारे भारत की सबसे बड़ा न्यायालय है, उसमें जजों की संख्या कितनी है? सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 31, ठीक है, 31 है टोटल। 31 में एक मुख्य न्यायाधीश है और 30 न्यायाधीश है। अब आप सोचिए कि 30 लोग या 31 लोग बैठे हैं, पूरे भारत में कितने केस होते हैं, उसका निस्तारण वो कैसे करेंगे, एक चीज। और उसी तरीके से राज्य में भी है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में सबसे अधिक जज हैं, लेकिन जितनी जनसंख्या है उसके हिसाब से हमारे यहाँ जजों की संख्या कम है, एक चीज। दूसरा क्या हुआ कि ये हुआ कि ठीक है, हम लोग करते क्या है कि कुछ ऐसे केस के लिए जो कि समाज में गंदगी फैलाते हैं, जो अमानवीय कृत्यकार होते हैं, ठीक, इसका निस्तारण तुरंत कराया जाए। भाई हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे मामले पेंडिंग हैं, चोरी के भी हैं, जमीन के भी हैं, नौकरी के हैं, तो उलझ जाते हैं वो। तो कहा गया कि FTC किया जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट, मतलब जल्दी से निस्तारण करने वाली कोर्ट बनाया जाए, और ऐसे कोर्ट में ऐसे मामले को लाया जाए जो कि समाज के लिए हितकर हो, जल्दी से इसका निस्तारण किया जाए। लेकिन होता क्या है, यहाँ पे जज लोग बैठ के इंतजार कर रहे हैं कि कोई तो आए हमारे पास, कोई केस इनके पास जाता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग खुद नहीं चाहते कि जल्दी किसी केस का फैसला हो, निस्तारण हो। भाई अब सुप्रीम कोर्ट का जज के पास 500 फाइल पड़ी है, हाई कोर्ट के जज के पास 500 फाइल पड़ी है, आज आपकी पहुंच गई तो 501 हो गई। तो पहले तो आपकी केस तो देखेगा नहीं, पहले तो देखेगा नहीं वो पहले जो उसके पास जो पहले की केसेस हैं, फाइल हैं, पहले उसको देखेगा। तो आपका नंबर कब आएगा? 2-4 महीनों को भी आएगा। एक बार तारीख लग जाएगी, पता लगता है कि आप नहीं हैं, तो पता लगता है उनके वकील नहीं है, ये नहीं है, फिर तारीख लगी, फिर 2 महीना,
फिर तारीख ले, इस पर क्या होता है, ये लगातार चलता है। भाई हमारे पास अगर एक ही काम है, आप सोचो कि एफटीसी में मान लीजिए कि 5 जज हैं और 10 काम है, तो एक व्यक्ति के हिस्से 2 काम आया, तो जाहिर सी बात रोज सुनेगा वो। कब तक आप रखेंगे? आज उनका वकील नहीं है, कल उनका वकील नहीं है, परसों आएगा, गवाह आएगा, तो इतना लंबा नहीं हो पाता है। वहाँ क्या होता है, आज तारीख पड़ेगी, फिर आपका नंबर आएगा 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद, 2 महीने के बाद। वो भी कब? जब फिर से आप अपने लिस्ट को लगवा पाएंगे तब, पैरवी करेंगे, पहुँचेंगे, पैसा देंगे तब। तो हमने क्या कहा कि अगर आप प्रबल हैं, प्रबुद्ध हैं, पैसे वाले हैं, तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप गरीब हैं, मध्यम वर्गीय परिवार के हैं, तो आप केस ही नहीं लगवा पाएंगे। तो ये जो एफटीसी था आज भी है, लेकिन इसके पास मामले वही जा ही नहीं पाते हैं। तो इस तरीके से हर जिले में है, हर जिले में कोर्ट है। आप ऐसे समझो जैसे स्कूल आपके हर गांव में है, तो कुछ स्कूल ऐसे जहाँ कोई नहीं जाता है, जहाँ जैसे आपके प्रशिक्षण जी, वो भी तो बीटीसी कॉलेज है, लेकिन उसमें ताला लगा रहता है। और आप वही जाते हैं जहाँ आपको सुविधा मिलती है, जहाँ आपको क्लास होता है। तो ये एफटीसी कोर्ट हर जिले में है। भाई इस तरीके के जो केस होते हैं, मामले होते हैं, हर जिले में होते हैं ना। तो ये कोर्ट देखो, जो एफटीसी हो गया, पारिवारिक न्यायालय, पारिवारिक न्यायालय, ये 2 चीजें, और बाकी न्यायालय है ही आपके यहाँ। वही सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिला कोर्ट, 3 कोर्ट है ही है। पारिवारिक न्यायालय भी आपको हर जिले में मिल जाएगा। इसमें होता क्या है कि ऐसे केसों को सुलझाया जाता है जो परिवार से संबंधित हो। जैसे पति पत्नी के लगभग जो झगड़े होते हैं, दहेज वाले या तलाक वाले होते हैं ना, तो होता क्या है कि भाई हमारे यहाँ विवाह को संस्कार माना जाता है, और ये माना जाता है कि हिंदू धर्म में जब विवाह होता है तो वो एक तरीके का 7 जन्मों का गठबंधन माना जाता है। तो ये कोशिश होती है कि विवाह हो गया तो टूटने ना पाए, चाहे कोई भी रीजन हो, चाहे झगड़ा हो रहा हो, चाहे तालमेल नहीं, जो भी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले उसको ये होता है कि किसी कोर्ट में जाने से पहले क्या किया जाता है कि उसको पारिवारिक न्यायालय में ले आया जाता है। वहाँ महिला भी रहती है, पुरुष भी रहता है। पहले वो मामले को सुनते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे सुलह समझौता कहा जाता है कि भाई जो भी चीज़ें हैं, दोनों पक्ष की बात सुनी जाएगी, तो कोई बीच का रास्ता निकाला जाता है। और उस बीच का रास्ता निकालने में अगर भाई 2 चीज़ें होती है, एक तो झगड़ा इसके लिए होता है कि मन में रहता है कि किसी तरीके से मामला हो जाता तो साथ हो जाते, और एक झगड़ा ये होता नहीं, आर या पार, अब साथ नहीं रहना है। तो जब ये वाली लड़ाई होती है तब तो कोई सुलह समझौता नहीं करा पाएगा। लेकिन जब 1% कंडीशन रहती है कि नहीं, झगड़ा भले हुआ है लेकिन हमारे हैं, अपने हैं, तो उसमें सुलह समझौता होने की संभावना रहती है। तो इसमें जो लोग होते हैं पारिवारिक न्यायालय में, उसमें भी जज होते हैं, महिला जज होती है, पुरुष जज होते हैं, सोशलिस्ट होते हैं और साइकोलॉजिस्ट होते हैं। जैसे साइकोलॉजिस्ट का काम क्या रहेगा कि आप बताएंगी कोई चीज़ कि सर वो बहुत मारते हैं, डंडे से मारते हैं, लाठी से मारते हैं, फावड़े से मारते हैं, ठीक, ये तो आप मुंह से बोल रही हो। लेकिन जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो आपके चेहरे को देख के पहचान जाएगा कि आप सही बोल रही हो कि झूठ बोल रही हो ना, ये उनका काम होता है। और तो अभी आप इंटरव्यू देने जब जाओगे तो उसमें भी एक साइकोलॉजिस्ट बैठता है, वो खाली यही देखता है कि आपका बैठने का, बोलने का तरीका क्या, लहजा क्या है। जैसे आप किसी से बात कर रही हैं तो जाहिर सी बात है नज़र तो मिला के ही बात करेंगे। अगर आप हमसे कुछ कह रही है, हम आपसे कुछ कह रहे हैं, चाहे इंटरव्यू हो चाहे क्लास हो, तो जाहिर सी बात है एक होता है देखना, ताकना, घूरना, तीनों में कंडीशन अलग अलग आ जाती है। अब आप किसी घूर के अगर देखोगी तो आदमी डर जाएगा, तो पता लगता है आपसे पूछने के बजाय सोचेगा कि जाओ तुम, अच्छा आपका इंटरव्यू हो गया। तो वो देखता है कि मतलब बाई नेचर आपका मतलब बैठने का तरीका क्या है, देखने का तरीका क्या है। आप बोलती हो तो कहीं हाथ, कभी कभी कुछ लोग को आप देखे होंगे कि मुंह से बोलते हैं और हाथ का भी इशारा करते रहते हैं, ये है वो ना, इस तरीके से। तो ये क्लास तक वो ठीक है, लेकिन जब आप कोई अच्छा इंटरव्यू देने जाओगे तो आपको बिल्कुल बस मुंह से बोलना है। ये इस तरीके से करने का मतलब होता क्या है ना, जैसे हम आपके लिए कर सकते हैं
हम आपके लिए कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम आपको पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं। लेकिन आप हमारे लिए नहीं कर सकते हो, या आप इंटरव्यू देने जाओगे तो जो सवाल को वो पूछ रहा है उसको अगर आप कोई जवाब देती हो तो आप नहीं कर सकती हो। क्यों? वो आपका इंटरव्यू ले रहा है, आप उसका इंटरव्यू नहीं ले रही हो। तो ये सब क्या कर, जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो यही सब देखता है। तो इसमें भी एक बैठता है, और जो गांव की जो औरतें जाती हैं मतलब तलाक लेने के चक्कर में, तो एक प्रवृत्ति और बड़ी तेज चल रही है। अभी हम परसों देख रहे थे, मोबाइल में आया था, तुम लोग शायद देखी होगी। एक लड़की चाइना की थी और 20 बॉयफ्रेंड बनाई अपना, और सबसे एक एक आईफोन ली, एक एक आईफोन ले करके अपने घर का लोन जमा कर डाली बेच के। मतलब समझी ना, 20 लोगों से बात की और 20 लोगों से एक एक आईफोन ली, और आईफोन बेच करके उस पैसे से अपने घर का लोन जमा कर दी। चलो वो तो अच्छा काम की। तो कुछ औरतें ऐसी भी होती हैं कि यहाँ शादी कर लिए, फिर उनसे झगड़ा करके तलाक लेकर के क्या करेंगे, जो भी 1 लाख 2 लाख 3 लाख लेकर के फिर कहीं और शादी करेंगे। ऐसी भी बहुत चीज़ें आपको देखने को मिलती होंगी, हालांकि कम है। लेकिन अगर आप, चूँकि हम लोग एक गांव में रहते हैं इसलिए हमको कम लगता है। अभी यही आप कचहरी में रोज जाइए, कचहरी में तमाम प्रकार की इस तरीके की चीज़ें आती हैं कि दूसरी शादी है, 5वीं शादी है, 8वीं तैयार है। और ये भी होता है कि ये तलाक लेने के बाद देखो 9वीं शादी वहाँ बतिया के रखी है। तो ये अलग अलग तरीके का होता है। तो ऐसे में पारिवारिक न्यायालय कुछ नहीं करेगा। पारिवारिक न्यायालय किसके लिए है? जो थोड़ी बहुत गलत फहमियाँ हैं, हमारे मन में आपके लिए कुछ चल रहा है, आपका मेरे मन में कुछ चल रहा है। तो जब हम लोग करते क्या है, मन में कुछ चल रहा है, लेकिन जब हम दोनों एक आमने सामने होते हैं किसी तीसरे व्यक्ति के माध्यम से, तो हमारी आपकी गलतफहमी क्या होती है, दूर हो जाती है। जब दूर हो जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, फिर यथास्थिति में आ जाते हैं। तो ये पारिवारिक न्यायालय उनके लिए होता है जिनका पेशा ही है कि आज पैसा लेकर के उनको तलाक देना है, कल उनसे शादी करनी है। तो उसके लिए पारिवारिक न्यायालय नहीं, कोई न्यायालय कुछ भी नहीं कर सकता है ना। तो इस तरीके की चीज़, तो वहाँ पे उस समय जो दाह संस्कार चल रहा था, तीन तरीके से दाह, और इन तीनों में जो है आज एक तो खैर घृणित माना जाएगा, और 2 आज भी चलता है, एक मुस्लिम में माना जाता है और एक हमारे हिंदू धर्म में। अगली हेडिंग डालिए, कला। कला देखिए, इन लोगों को मतलब सिंधु सभ्यता के लोगों को, हाँ, इन लोगों को मूर्तिकला, चित्रकला, भवन निर्माण कला, और संगीत तथा नृत्य कला का अच्छा ज्ञान था। संगीत संबंधी उपकरण में ढोल, तबला, क्या लिखिए, ढोल, तबला आदि खुदाई से प्राप्त हुए हैं। नारी की एक ऐसी मूर्ति प्राप्त हुई है, जो निद्र अवस्था में थी।
द्वितीय अवस्था में थी। धातु कला नहीं लिखवाई क्या? धातु कला नहीं लिखवाया हूँ? अच्छा लिखिए, थोड़ा सा एक लाइन बढ़ा लीजिए। इन लोगों को धातु कला का भी ज्ञान था, धातु कला का भी ज्ञान था। इसके अंतर्गत सोने, चांदी, तांबे आदि के उपकरण बनाए जाते थे, आदि के उपकरण बनाए जाते थे। ठीक, ये इनकी विशेषताएं थी। अब हम लोग ये जानते हैं कि जब कोई सभ्यता का जन्म होता है और आखिरी में उसके चरम पे जाने के बाद वो समाप्त होती है, उसका विनाश होता है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता का भी विनाश हुआ। ये तो हम लोग पढ़े कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग कैसे थे, उनका जीवन चर्या कैसी थी। अब हम लोग पढ़ेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश कैसे हुआ। हेडिंग डाल दीजिए, सिंधु सभ्यता का विनाश। सिंधु सभ्यता का विनाश। देखिए उस समय जो विनाश पे अगर हम देखेंगे तो इसे कई कारण होते थे, जैसे कि बाहरी आक्रमण और कोई प्राकृतिक आपदा। भाई हमने आपको बताया था ना कि जैसे अभी जब जापान में भूकंप आया था, सुनामी आई थी ना, पूरा जापान आधा से ज़्यादा खत्म हो गया था। ठीक, तो आधा से ज़्यादा खत्म हो गया, अगर पूरा खत्म हो गया होता तब तो उसका विनाश संभव हो जाता, लेकिन आधा बचा था। तो जापान के लोग इतने टेक्नोलॉजिस्ट थे, इतने बौद्धिक थे कि फटाक से उन लोगों ने क्या किया, जापान को फिर से विकसित कर लिया, बना लिया मतलब। तो वह सभ्यता बची रह गई और फिर उससे वो लोग ये सीख लिए कि ये जो सुनामी आई, जो भूकंप आया, बिल्डिंग जो हम लोग बनाए थे गिर गई, ख़त्म हो गई। उन लोगों ने बाद में जब बिल्डिंग को बनाया तो नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया, उस बिल्डिंग को स्प्रिंग पे बना दिया। स्प्रिंग का मतलब कि थोड़ा बहुत जब भूकंप आएगा तो बिल्डिंग क्या करेगी, झुकेगी, फिर क्या होगी, जैसे भूकंप चला जाएगा या चला जाएगा फिर अपनी जगह पर चली जाएगी। तो मतलब इसका मतलब कि जो सुनामी से उन लोगों ने सीखा, बिल्डिंग को ऐसे बनाते हैं ताकि गिरने ना पाए। तो एक नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग हुआ। लेकिन उस समय चूँकि जब हम लोग जिस समय की बात पढ़ रहे हैं, लगभग 3600 ईसा पूर्व की बात, 3600 साल पहले की बात पढ़ रहे हैं, तो उस समय इतनी टेक्नोलॉजी तो थी नहीं। तो कभी बाहरी आक्रमण किसी ने किया, पहले के जो राजा महाराजा थे, जब लड़ाई हुआ करती थी तो खाली ये व्यक्ति को नहीं मारते थे। हमने बताया था ना कि बड़े बड़े किलों की ये लोग क्या करते थे, ब्लास्ट कर देते थे, ख़त्म कर, पूरा बिल्कुल एकदम तहस नहस कर देते थे। और जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, नहीं बताए थे कल कि मुर्दों का टीला पढ़ाए थे आपको ना, तो मुर्दों का टीला का मतलब पूरा किला है, उसमें लोग रह रहे हैं। अब उसको क्या किए, ब्लास्ट कर दिए। तो ब्लास्ट करेंगे तो एक पे एक, भाई उसी को कहा जाता है ना, मोहनजोदड़ो का जो वो था, मुर्दों का टीला उसको कहा जाता है। तो इस तरीके से क्या पूरे सभ्यता को उस समय राजा या जो बाहरी आक्रमण हुआ करता था समाप्त कर देते थे। तो इसके कई कारण होंगे। एक तो हो जाएगा जलवायु में परिवर्तन, दूसरा हो गया बाहरी आक्रमण, और तीसरा हो गया कि नदियों की बाढ़ें। कभी कभी जब नदी की बाढ़ आती है, यहीं आप देख लीजिए, अगर बाढ़ आ जाए और ठीक है, और शहर में लोग जो लोग हैं उनके पास और कोई घर ना हो, तो क्या करेंगे वो लोग, बचेंगे? नहीं बचेंगे। तो जब बाढ़ आती है
वो भी क्या करती है, पूरा का पूरा एकदम तहस नहस कर देती है। इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे, इसके 3 कारण हैं। एक तो बाहरी आक्रमण, और दूसरा है जलवायु परिवर्तन, और तीसरा है नदी में आई बाढ़। ठीक, इन तीनों चीजों से सिंधु घाटी की सभ्यता का विनाश होता है। पहली बार हेडिंग लगी आप लोग, बाहरी आक्रमण। लिखिए, इतनी बड़ी सभ्यता का विनाश कैसे हुआ? इतनी बड़ी सभ्यता का विनाश कैसे हुआ? आज भी इसका स्पष्ट उत्तर, आज भी इसका स्पष्ट उत्तर प्राप्त नहीं है। विद्वानों का मानना है कि बाहरी जाति के आक्रमणकारियों ने इस सभ्यता का विनाश किया। आक्रमणकारियों ने इस सभ्यता का विनाश किया। चूंकि सिंधु घाटी के लोग शांत प्रिय थे, और इन्होंने नगरों की रक्षा का समुचित प्रबंध नहीं किया था। और इनके पास हथियार भी अच्छे नहीं थे। इसलिए ये लोग बर्बर जातियों के आक्रमण के शिकार हो गए। ये बर्बर जाति क्या होती है प्राची? बर्बर जाति क्या होती है मनीषा, किसी को पता है? नहीं? ये जो बर्बर जाति होती है, ये बड़ी लड़ाकू जाति के लोग होते थे। ठीक, लड़ाकू जाति का मतलब इनके अंदर दया भावना कोई चीज़ थी, बिल्कुल जंगली थे, असभ्य टाइप के लोग थे। जैसे ये लोग बड़े बड़े पशुओं को मारते थे, जानवरों को मारते थे, ऐसे ही लोग इंसान को भी मार देते थे। इनके पास हथियार के रूप में इनके पास तीर, जो धनुष, इस टाइप की चीज़ें होती, बड़ी खतरनाक इनके पास। तो ये एक तरीके की जाति होती थी जो बर्बर जाति थे, जो कि बिल्कुल असभ्य थी। आज भी हमारे यहाँ अगर अब उतनी बर्बर तो नहीं है, लेकिन अंडमान निकोबार में ओंग और जारवा, ओंग
और जारवा, ये इन्हीं की प्रजाति के अभी बचे हुए हैं, ओंग और जारवा। ठीक है, कहाँ पर? अंडमान निकोबार में। लेकिन उनकी टोटल संख्या कितनी है? 46, केवल 46। अब ये सब क्या है? बुजुर्ग हो गए हैं, मरने की कंडीशन में है। अभी यहाँ से एक ऑफर आया था कि चूंकि चाहे ये बर्बर हों चाहे सभ्य हों, है तो हमारी प्रजाति के, मतलब इंसान की प्रजाति के हैं भाई। जैसे भालू हो गया, चीता हो गया। भालू देखी हो तुम लोग? नहीं देखी हो ना? सोचो, आप भालू नहीं देखी, इसका मतलब भालू समाप्त हो रहा है। अगर आपसे भालू के बारे में पूछा जाएगा तो आप भालू के बारे में नहीं बता पाओगे। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे देश की धरोहर मानी जाती हैं, संस्कृति की विरासत मानी जाती हैं, और सरकार का और हमारा कर्म होता है कि हम उसकी चीज़ों को बचा के रखें। बचाने के लिए क्या करेंगे? जैसे भालू की बात करते हैं। भालू अगर इस वातावरण को, पर्यावरण को एडजस्ट नहीं कर पा रहा है या लोग उसका शिकार कर रहे हैं, तो सरकार को की जिम्मेदारी होती है कि सबसे पहले उसके शिकार पर रोक लगा दिया जाए। ठीक, अगर यह वायुमंडल को एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, तो जो एडजस्ट कर पा रहा है उसकी व्यवस्था की जाए, उनके प्रजनन की व्यवस्था की जाए, मेल फीमेल को एक साथ रखा जाए, तभी तो उनकी जनसंख्या आगे बढ़ती रहेगी। तो लेकिन जब ये चीज़ें नहीं होंगी तो धीरे धीरे क्या होगा? ये समापन की तरफ हो जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि आप लोग जानेंगे, जैसे गिद्ध हो गया। गिद्ध देखी हो? वो भी नहीं देखी हो? दिखते नहीं, चलो तुम जो देख लियो। बकुला हो गया, बाज हो गया ना, ये सब क्या है? ये सब विलुप्त हो रहे हैं अब। तो उसी तरीके से चूंकि हमारी एक तरीके से भाई हमारे धरोहर में जीव जंतु व्यक्ति पशु सब तो आएंगे ना। अब जीव जंतु ये जो जा रहे हैं मतलब खत्म हो रहे हैं, और उसी तरीके से ये जो बर्बर जाति के जो कुछ ओंग और जारवा में 46 लोग बचे हुए हैं, तो इनकी अब चूंकि 46 बचे हैं लेकिन काम करने में असमर्थ हैं, तो अभी वहाँ की सरकार ने ऑफर दिया था कि इनसे जो शादी करेगा, जो इनसे शादी करेगा उसके लिए नौकरी और वहाँ रहने के लिए फ्री का ऑफर था। मतलब सरकार उनको नौकरी भी देगी और रहने की व्यवस्था भी करेगी। पता नहीं कोई गया शादी करने की, नहीं पता। ठीक है, तो क्यों ये ऑफर क्यों आया? मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, ये ऑफर क्यों आया? जब इनसे कोई शादी करेगा तो इनकी जनसंख्या बढ़ेगी। क्योंकि जो अभी 46 जनसंख्या है, बुजुर्ग हैं, अगर जनसंख्या अगर उनकी बढ़ती है तो एक नया हो जाएगा, फिर एक नया से 2 नया, 5 नया, बढ़ते बढ़ते हो जाएगा। तो ये विरासत हमारी बनी रहेगी। तो ये हम आपको बताना चाह रहे हैं कि ये जो बर्बर जातियाँ, पहले जिस चीज़ से हम लोग आए हैं, बर्बर हम लोग भी थे, लेकिन कुछ लोग होता नहीं, कुछ लोग आगे बढ़ जाते हैं, कुछ लोग वहीं बर्बर वाले कंडीशन में रहते हैं। तो बर्बर वाले कंडीशन में जो रहते हैं, जैसे शुरू हमने आपको पढ़ाया कि बिल्कुल बिना कपड़े के रहते हैं, जो जानवरों के खाल और पत्तियाँ ये सब से तन ढकते हैं, कच्चा मांस घास फूस यही सब खाते हैं। हम आप कर पाएंगे ऐसा? नहीं कर पाएंगे ना। हम लोग तो अभी अगर दाल में और सब्जी में अच्छा मसाला ना पड़े तो सोचते हैं कि कौन सा खाना बन गया है आज, और कच्चा अगर फल खाना हो तो कैसे खाओगे? तो ये बड़ी लड़ाकू, मतलब बर्बर मतलब ये लड़ाकू जाती है। लड़ाकू का मतलब ये था कि हमने शुरू में आपको पढ़ा था कि बड़े बड़े पशु को ये लोग, जैसे गैंडा टाइप के, हाथी टाइप के जो पशु होते हैं, जो इंसान से कितने 1000 किलो ज़्यादा के होते हैं, उनको ये लोग क्षण भर में एक आदमी मार देता था। तो ये बड़े लड़ाकू थे। तो इन लोगों के पास हथियार भी बहुत थे, और इन लोगों ने क्या किया कि सिंधु घाटी सभ्यता पर आक्रमण किया। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे बड़े शांतप्रिय थे, बड़े व्यवहारिक थे। उनके पास कोई एक तो समुचित हथियार नहीं था, दूसरा उन्होंने अपनी सुरक्षा व्यवस्था नहीं कर पाई थी। क्योंकि दो चीज़ें होती हैं, जहाँ पे ये लगता है कि यहाँ कोई घटना नहीं घट रही थी, ये लगता है ठीक है सामान बाहर ही रहने में कोई दिक्कत नहीं है। और जिस गांव में लगता है कि रात में चोरी हो जाती है, हम लोग सोने के पहले क्या करते हैं, पहले सारा सामान उठा के घर में रख लेते हैं, कहीं चोर आ न जाए ना। तो ऐसी कोई घटना घटी नहीं थी, इसलिए ये लोग क्या किए थे, अपनी सुरक्षा व्यवस्था नहीं कर पाए थे, रक्षा की कोई व्यवस्था नहीं कर पाए थे। और इन बर्बर जातियों ने अचानक आक्रमण करके पूरे सभ्यता का क्या कर दिया, नाश कर दिया, विनाश कर दिया। आगे लिखिए।
मोहनजोदड़ो से सड़कों, गलियों, नगरों, सड़कों, गलियों, नगरों, सीढ़ियों के पास से अनेक अस्थिपंजर मिले हैं। अनेक अस्थिपंजर मिले हैं। ये अस्थिपंजर क्या होता है मनीषा? हाँ, क्या होता है? कंकाल। ठीक, तो ये मतलब बताना चाह रहा है कि इन लोगों ने आक्रमण किया, जो जहाँ था उसको वहीं पे मार दिए। आंगन में, सीढ़ियों पे, नालियों में, नगरों में, शहरों में, मतलब इनका आक्रमण ऐसा था कि जो जहाँ पे था, ऐसे ही पता लगता है ना भाई, इसका मतलब कि यहाँ पर कोई आक्रमण किया था। अगर कोई स्वाभाविक मृत्यु होती है तो इस तरीके से थोड़ी होती है। आगे देखिए, इस आक्रमण में इस सभ्यता का विनाश किया होगा। हमने क्यों लिखवाया कि इन आक्रमण ने विनाश किया होगा? मतलब ये क्लियर नहीं है। पहली लाइन ही हमने लिखवाया आपको कि विद्वानों में अभी एकमत नहीं है, ये सब साक्ष्य मिले हैं, मतलब खुदाई से साक्ष्य मिले हैं, लेकिन अभी क्लियर नहीं है कि ऐसे ही हुआ। ये अनुमान है कि ऐसे हुआ होगा। जिस हिसाब से लाशें मिली हैं, जिस हिसाब से अस्थिपंजर प्राप्त हुए हैं, उससे ये लगता है कि बर्बर जातियों ने आक्रमण किया होगा और सबको मार दिया होगा। जो नालियों में थे, आंगन में थे, सीढ़ियों में थे, ऐसी लाशें प्राप्त हुई। अगली हेडिंग डालिए, जलवायु में परिवर्तन। जलवायु में परिवर्तन। संसार के कई भागों में जलवायु परिवर्तन हुआ। जलवायु परिवर्तन हुआ। ऐसा माना जाता है कि सिंधु सभ्यता घाटी में भी जलवायु में परिवर्तन हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता में भी जलवायु में परिवर्तन हुआ। और सभ्यता का विनाश हो गया। सभ्यता का विनाश हो गया। अभी बीच में कोरोना आया था, तो ठीक है, वो निकला एक वायरस से था, लेकिन क्या हुआ था कि बहुत तेज फैल रहा है। हाथ मिलाने से फैल रहा है, छींकने से फैल रहा है, जिसको हुआ है उसके हवा ना। तो ये भी एक तरीके से क्या था, वायुमंडल परिवर्तन कह सकते हैं कि नहीं? लोग इसको कह सकते हैं ना कि भाई जब पूरा वायुमंडल हमारा गंदा हो गया, प्रदूषित हो गया, तो जाहिर सी बात है बीमारी फैलेगी। जब बीमारी फैलेगी तो जो जहाँ वहीं गिरेगा मर जाएगा। तो इन लोगों का ये भी अनुमान है कि हो सकता है सिंधु घाटी सभ्यता में, चूंकि संसार में जलवायु परिवर्तन होता रहता है। जलवायु परिवर्तन मतलब आज गर्मी है, बहुत गर्मी हो जाए,
ठंडी है, बहुत ठंडी हो जाए, हम लोग की क्षमता अभी गर्मी झेलने की कितनी है, 42, 45, 48 ना, 48 में तो हम लोग हाँफने लगते हैं। अभी 50, 55, 58 हो जाए क्या करेंगे, ठीक, सांस बंद हो जाएगी। और जो लोग पाकिस्तान में एक जगह है जहाँ पर गर्मी हमेशा 58 डिग्री रहती है, तो वहाँ के लोग के लिए ठीक है। तो वहाँ के लोग को अगर 65 जाएगा तो लोग ठीक ठाक रहेंगे। तो होता क्या है कि जब अचानक कोई जलवायु परिवर्तन होता है तो वहाँ के लोग उस चीज़ को कि उनकी जो क्षमता होती है उनको उसको एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, तो महामारी आ जाती है। भाई पहले हैजा और कालरा गांव में चलता था ना, कि पूरा का पूरा गांव उसके चपेट में आ जाता था। अगर एक लोग को होता था तो पूरे पूरे गांव में बीमारी फैल जाती थी और इससे बहुत मृत्यु भी होती थी। लेकिन बाद में सरकार ने इस पर काफ़ी एक्शन दिखाया और बहुत सारे टीका, प्रचार, साफ सफाई के माध्यम से हम लोगों ने हैजा और कालरा को रोक दिया। खाना खाने के पहले, खाना खाने के बाद हाथ धोना जरूरी है ना, टीका लगना जरूरी है, सफाई जरूरी है, नाखून काटना है, नहाना है। तो इससे हम लोग क्या लगा कि जो गंदगी थी, जैसे हैजा जो होता था ये गंदगी से तो होता था, जिसको हम लोग आज टाइफाइड कहते हैं। गंदे पानी पे जब मच्छर और मक्खियाँ बैठती हैं और फिर वो क्या करते हैं, आपको आके काटती हैं, या आप खाना खा रहे, खाना बैठ गई है उसको हम आप खाते हैं तो उससे इन्फेक्शन से क्या होता है, टाइफाइड होता है। तो ये एक तरीके से छुआछूत की बीमारी थी हैजा, ये जो खसरा वगैरह था। तो इस पर क्या होगा, सब रोक लग गया, मतलब चूंकि एक्शन में आया, दवा आई, ठीक हो गया। लेकिन अभी अगर भूकंप आ जाए, सुनामी आ जाए, तो कौन सी सरकार आपको रोक पाएगी? कोई रोक पाएगी? नहीं रोक पाएगी। जो जहाँ है वहीं का वहीं रह जाएगा। 15-16 भूकंप आया था, खट 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 पूरा हिल रहा था ना, और हमको लगता है कि सब लोगों ने देखा होगा। भूकंप आया था ना 15-16 में, देखी थी? नहीं, देखोगी तभी तो महसूस करोगी। इतना तेज जो था, तो प्राइमरी में थी। कोई इसमें है जो भूकंप को महसूस नहीं किया था उस समय? सब लोग किए होंगे ना। 16 आप बता रहे हैं 19 मई 2016 को 3 बार आया था, लेकिन 19 मई 2016 को सबसे तेज था और पूरी बिल्डिंग हिल रही थी और अच्छा खासा था, सब लोग महसूस किए होंगे। अगर सोचिए कि वही भूकंप और तेज हुआ होता तो क्या कोई सरकार टीका लगा पाती? कोई सरकार बिल्डिंग पर खड़ी हो जाती, नहीं हम मरने नहीं देंगे आपको, सरकार खुद ही मर जाती। लेकिन नहीं, उसका किस पे हम लोग नापते हैं स्वाति? भूकंप को किससे नापा जाता है? पैमाना क्या है, उसका स्केल क्या है? भूल गई सब लोग? तो हवा की गति क्या नापी जाती है? सिस्मोग्राफ। भूकंप मापने का जो यंत्र है सिस्मोग्राफ है, और इसकी जो इकाई है क्या है? रिएक्टर पैमाना। भूल गई तुम लोग, इतना ज्योग्राफी पढ़ाए थे। सिस्मोग्राफ यंत्र है और रिएक्टर पैमाना इकाई है। मतलब जैसे हम लोग दूरी नापते हैं किलोमीटर में, समान वजन करते हैं किलो में या ग्राम में, ठीक है। लंबाई नापते हैं कैसे? किलो में, मीटर में, इंच में, ठीक। उसी तरीके से भूकंप का जो इकाई है रिएक्टर पैमाना है। और आपको बता दें, जो रिएक्टर पैमाना होता है, देखो एक तो आप सिस्मोग्राफ, ये यंत्र है, रिएक्टर पैमाना, ये इकाई है। ये भूलना नहीं चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोनों। मतलब ये जीवन में अगर आप पढ़ाई करेंगे तो ये कहीं ना कहीं आपके सामने जरूर आएगा और आपको परेशान करेगा, ठीक। परेशान मतलब कंफ्यूज हो जाओगे, सर क्या बताए थे क्या है। तो ये सबको कंफर्म होना चाहिए।
और केवल अगर आपको BA BSc करना है तो उतना तो मैं आपको पढ़ाता रहूँगा फिर बार बार। अगर आगे पढ़ना है तो रिएक्टर भूलना नहीं चाहिए आप लोग को, और ख़ासकर BTC वालों को। ये अभी आपको परेशान करेगा, पूरे चारों सेमेस्टर तक ले चलेगा। उसके बाद टेट में भी आएगा, सुपर टेट, मतलब जब तक आप मास्टर नहीं बन जाएंगे तब तक ये आपके पीछे पड़ा रहेगा। ठीक, इसको आप याद रखना। और जो रिएक्टर पैमाना है, जैसे भूकंप आता है कि मापा जाता है इस यंत्र से कितना आया, तो कहा जाता है 1 रिएक्टर पैमाना, 2 रिएक्टर पैमाना, 3 रिएक्टर, 4 रिएक्टर। अब 1 से 2 जब जाता है तो इसकी जो क्षमता होती है, तीव्रता होती है, मतलब इसकी जो गति होती है 9 गुना हो जाती है। ये भी पूछता है कि एक रिएक्टर पैमाने से दूसरे रिएक्टर पैमाने में जाने पे भूकंप की तीव्रता या गति कितनी बढ़ती है, तो 9 गुना। नहीं समझ आ रही ठीक से ना? मतलब कि जैसे कि 1 का 2 हो गया, तो इसका मतलब अगर एक रिएक्टर पैमाना तो बहुत स्लो था, लेकिन 2 पे जाने मतलब वो 9 गुना बढ़ गया है। तो हम लोग की बातें क्या होती है कि 5 तक तो हम लोग 5 रिएक्टर पैमाने तक जब भूकंप आता है तो हमारा कोई नुकसान नहीं होता है। 3-4 तक बस हम लोग सोए रहेंगे तो पता लगेगा कि कोई तकिया वकिया जैसे हिलाता हो, ठीक है, हल्का सा हम लोग लगेगा कि कुछ हिल रहा है। 5 पे क्या होगा कि पता आपको लगेगा कि सब कुछ हिल रहा है ज़्यादा, लेकिन उसके ऊपर जब हम लोग चलेंगे 6, 7, 8, 9, तो 6 के ऊपर जब ये तीव्रता आती है तो तुरंत अलमारी गिर जाएगी, गाड़ी गिर जाएगी, ठीक, आप गिर जाएंगे, सामान रखा हुआ गिर जाएगा, किचन का सामान, बर्तन वर्तन गिर जाएगा। लेकिन जब उसके ऊपर 7 के ऊपर चलेगा तब ये पेड़, ये सब चीज़ें गिरना, 9 जो होता है रिएक्टर पैमाना कितना, 9, ये विनाशकारी होता है। ये विनाशकारी होता है और इसमें इस मकान की ईंट तक नहीं बचेंगे। मतलब कि इसमें इतनी ताकत होती है कि कैसे भी मकान, वो स्प्रिंग वाली बात नहीं कर रहा हूँ, इस टाइप जितने मकान हैं बिल्कुल एकदम, जिससे कहा जाता है विनाशकारी, मतलब हर चीज़ का विनाश हो जाता है। ढूंढ के भी आप केवल इसमें मलबा पाओगे और कुछ भी नहीं पाओगे। तो आपको बस इतना याद रखना है कि जो भूकंप आता है, भूकंप की मापने का जो यंत्र है, क्या नाम है इसका, सिस्मोग्राफ, और भूकंप नापने की जो इकाई है रिएक्टर पैमाना, और एक रिएक्टर पैमाने से दूसरे रिएक्टर पैमाने पर जाने में भूकंप की जो गति है न लगभग नहीं, क्लियर है। मतलब हमने क्या बताया था, कुछ लगभग शब्द यूज किए जाते हैं, लेकिन इसका क्लियर है कि एक रिएक्टर पैमाना पर दूसरे पर जाने पर इसकी तीव्रता और गति या शक्ति 9 गुना बढ़ जाती है। तो आप सोच लो कि 1 से 9 पे अगर जाएगा तो कितना गुना बढ़ जाएगी। और 5 तक रिएक्टर पैमाने तक का जो भूकंप होता है वो सामान्यतः होता है, सिर्फ महसूस होता है। 6 पे जाने पर थोड़ा बहुत नुकसान होता है, 7 होने पे ये सारी चीज़ें गिरने लगती हैं, किचन का बर्तन गिरने लगेगा, हमें आपको लगेगा कुछ हिल रहा है, लेकिन उसके बाद जब 8-9 आता है तब फिर वो कहानी बदल जाती है, तो विनाशकारी भूकंप आता है। अगली नदी, तीसरी क्या थी, नदियों की, नदी में आई बाढ़ या नदियों की बाढ़ भी आप देख सकते हैं, जो आपको यहाँ पे लिखिए। सिंधु तथा उसकी सहायक नदियां मिलकर हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो नगरों का विकास किया, नगरों का विनाश किया। वहां पर
21 मीटर की ऊंचाई तक, 21 मीटर की ऊंचाई तक नदियों के मिट्टी, नदियों के मिट्टी और रेत मिले हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि नदियों की बाढ़ों ने सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश किया हुआ।